जय गोरखा। 26 अप्रैल को दार्जिलिंग की जनता देगी अपने नेता को वोट। दार्जिलिंग वह कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां तराई और डुअर्स की हवा कुछ भी कहती हो, लेकिन पिछले कई इलेक्शन से मेन मुद्दा रहा है गोरखालैंड। हमारे गोरखा भाई बहन मांगों के लिए लड़ रहे हैं। वैसे भी टीएमसी का कभी भी गोरखा के प्रति जो है अच्छा व्यवहार नहीं रहा। हालांकि वह मांग अभी तक कोई भी सरकार पूरी नहीं कर पाई है, ना ही राज्य सरकार और ना ही केंद्र सरकार। लेकिन इस बार तो गोरखालैंड शब्द का ही अंत होता दिखाई दे रहा है। 2019 तक लोकसभा इलेक्शन में दार्जिलिंग की अधिकतर जनता किसे अपना वोट देगी, ये डिपेंड करता था दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के प्रति हर एक पॉलिटिकल पार्टीज के विचार, उनके एजेंडा, इलेक्शन मैनिफेस्टो और उनके पास्ट परफॉर्मेंस पर। लेकिन 2024 का रुख कुछ बदला दिखाई पड़ता है। पिछली बार 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने 4,13,000 वोट्स के साथ जीत हासिल की थी, जो टोटल वोट कास्ट का ऑलमोस्ट 60% था। हिल्स के लगभग सभी जनता ने बीजेपी को वोट देकर जीत दिलाई थी। इसके मुख्य 3 कारण थे। पहला, बीजेपी का पूरे देश में अपना दबदबा होना। दूसरा, इलेक्शन के दौरान भाषणों में बीजेपी द्वारा गोरखाओं के मुद्दे को ज्यादा महत्व देना। गोरखा, आमा बाबा, दाजू भाई। और तीसरा, एमपी कैंडिडेट राजू बिस्ट का एक गोरखा होना। हालांकि ये अलग बात है कि उनका जन्म मणिपुर में हुआ था, लेकिन इस बार के इलेक्शन में मामला बदला नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो से गोरखालैंड शब्द का गायब होना और पूरे देश में एक एंटी मोदी लहर का पैदा होना दार्जिलिंग में बीजेपी की पकड़ को पहले से कमजोर बनाती दिखाई दे रही है। ऐसे में देखना ये है कि यहाँ की जनता इमोशन से काम लेती है या फिर सूझबूझ का इस्तेमाल करती है। दार्जिलिंग का इलेक्शन इंटरेस्टिंग होता है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि दार्जिलिंग लोकसभा सीट के अंडर 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज आते हैं, जिनमें से 4 प्लेन्स के हैं और 3 हैं हिल्स के, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कर्सियंग। यानी अधिक वोटर्स है प्लेन्स में, और प्लेन्स के वोटर्स का झुकाव ऑलरेडी सेंटर और स्टेट की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ की ओर देखा जाता है, और इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज हिल्स के वोटर्स पर अधिक जोर देती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस द्वारा एक गोरखा कैंडिडेट मुनीश तामंग को टिकट देना कहीं न कहीं बीजेपी के बनाए रास्ते का ही इस्तेमाल करने की ओर इशारा करती है। मुनीश तामंग दिल्ली के मोतीलाल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और पिछले 20 सालों तक वे भारतीय गोरखा परिसर के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो आज मेरे दार्जिलिंग के सारे साथियों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो नेता लोग हैं उनको भी मैं यही कहना चाहता हूँ, नेताजी आप बहुत ताकतवर हैं, आपके पास पैसा है, आप झूठ बोल सकते हैं, आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, लोगों को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं और लोगों के वोट को आप छीन भी सकते हैं, लोग के वोट को एक तरफा भी कर सकते हैं। मगर नेताजी, एक दिक्कत ये है कि जो वोटर हैं आपके वो इंसान है। अब कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के नक्शे कदम को जरूर अपनाया, मगर इनके खुद के मैनिफेस्टो में भी गोरखालैंड का जिक्र ना होना कांग्रेस के अधूरे होमवर्क को दर्शाता है। अब टीएमसी के कैंडिडेट भी एक गोरखा ही है, जो है गोपाल लामा। टीएमसी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में गोरखा शब्द पाया गया। एक पॉइंट ये मेंशन किया गया है कि 11 गोरखा सब कम्युनिटीज को वे शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देंगे, लेकिन एक अलग राज्य यानी गोरखालैंड का जिक्र यहाँ भी नहीं दिख रहा। इन मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा इस बार कई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी सामने आए हैं, जिनमें मुख्य है वंदना राय और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है बीपी बजगाई। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये खुद कर्सियंग के बीजेपी एमएलए हैं। बीपीएस पनि उठ्यो, अब के दिन्छ राजु बिस्टले? विकास कस्तो विकास?
मन भक्कानिएर आउँछ आमा बाबु, रुनु मन लाग्छ। इनका इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन लड़ने का कारण है बीजेपी द्वारा राजू बिष्ट को कैंडिडेट के रूप में सेलेक्ट करना, जबकि वे चाहते थे कि एक भूमिपुत्र को ही टिकट मिले। इन सभी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने नॉमिनेशन तो जरूर फाइल किया, लेकिन फंड और बाकी सुविधाओं की कमी के कारण वे अन्य पार्टी कैंडिडेट के मुकाबले प्रचार करने में पीछे रह सकते हैं। ऐसे में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के आइडियोलॉजीज जनता तक पहुंच पाना कठिन दिखाई देता है। कुल मिलाकर 2024 के लोकसभा इलेक्शन में गोरखालैंड शब्द का ही अंत होता दिखाई दे रहा है। इससे तराई और डुअर्स के वोटर्स पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अब हिल्स की जनता की बारी है कि वे डेवलपमेंट के नारों का साथ दे या फिर गोरखालैंड के उस एक आशा की किरण की तरफ अपना हाथ बढ़ाए। गोर्खाहरुको मुद्दा हो गोरखालैंड, पार्टीको मुद्दा हैन। हेर्नुस्, बीजेपी पार्टीको गोरखालैंड मुद्दा हैन, तर गोर्खा भएपछि गोर्खाहरुको मुद्दा हो नि त गोरखालैंड, पार्टीको मुद्दा हैन। इलेक्सनको बजारमा चाहिँ गोरखालैंड निलाम नगरौँ न भनेको मैले। त्यही गोरखालैंडलाई 6 महिना जेल बसेको म। बीजेपी का नारा है 400 पार और राजू बिष्ट का कहना है कि दार्जिलिंग कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए उनका नारा है 5 लाख पार, यानी उनका टारगेट है 5 लाख वोट्स के साथ दार्जिलिंग से एमपी सीट जीतना। सोशल मीडिया में बढ़ रही पीएम मोदी के डिक्टेटरशिप के कंटेंट, उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो का इस प्रकार तैयार करना जो बीजेपी के लिए सेफ साइड तो जरूर है, लेकिन हिल्स की जनता के लिए कुछ नहीं। इसी तरह प्रधानमंत्री का सिलीगुड़ी भाषण भी यहाँ की जनता के लिए कोई तोहफा नहीं लाई। इन सब के बीच राजू बिष्ट के 5 लाख का टारगेट एक टारगेट ही बनकर रह जाएगा। ऐसे में कुछ उन्हें बचा सकती है तो वो है ऑपोजिशन की वीकनेस। कुल मिलाकर दार्जिलिंग की जनता इस बार असमंजस में दिखाई दे रही है। अब करते हैं रीजनल पार्टीज के सपोर्ट की बातें। हमेशा की तरह अनित थापा की भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा टीएमसी के साथ है, जो हिल्स की एक मेजर रीजनल पार्टी है और टीएमसी के लिए एक इम्पोर्टेंट वोट बैंक भी है। साथ ही जीटीए भी बीजेपीएम सरकार के अंडर ही है। 2019 का मामला कुछ अलग था। 2017 में बिमल गुरुंग के गोरखालैंड एजिटेशन के समय बंगाल गवर्नमेंट का बर्ताव कहीं न कहीं हिल्स की जनता के दिमाग में टीएमसी के प्रति एक नेगेटिव इम्पैक्ट पैदा कर चुकी थी। 2024 के इलेक्शन में भले ही जनता टीएमसी को नापसंद करते दिखाई देते हो, पर जीटीए द्वारा कई जगहों पर कुछ करोड़ खर्च करने का असर जरूर दिखेगा। इस बार कांग्रेस का हाथ पकड़ा है अजय एडवर्ड्स के हामरो पार्टी ने, जो खुद अपने अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई करती दिखाई देती है। इसके अलावा सीपीआईएम भी कांग्रेस के साथ है। बीजेपी को 8 साल बाद फिर से सपोर्ट मिला है दार्जिलिंग की पॉलिटिक्स के एक जाने माने व्यक्तित्व बिमल गुरुंग का, जिनकी पार्टी का नाम है गोरखा जनमुक्ति मोर्चा। 3 अप्रैल को दार्जिलिंग में बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन के दौरान चौरस्ता के आंगन में गुरुंग ने बड़ी जोश के साथ जनता के सामने भाषण दिया, जहां लोग काफी उत्सुक नजर आए और उस दिन एक बार फिर गोरखालैंड के नारों से पहाड़ गूंज उठा। इसके अलावा हिल्स की रीजनल पार्टी जीएनएलएफ भी बीजेपी के साथ है। अंत में गौर करें तो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में गोरखालैंड शब्द घने बादलों के पीछे छुपा दिखाई दे रहा है और दार्जिलिंग इलेक्शन इस बार यहाँ की जनता के लिए कठिन परीक्षा लेने वाली है। अब देखना ये है कि वे डेवलपमेंट की ओर अपना हाथ बढ़ाते हैं या 100 साल पुराने अपने उस एक मांग की ओर। ये तो इलेक्शन के रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा, यानी 4 जून को।